हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में जो हमारा मॉक टेस्ट चल रहा था उसमें ये दूसरा टेस्ट है जहाँ पर हम हिस्ट्री और कल्चर की बात कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा टेस्ट देखते हैं। इसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो आपकी स्टडी को बूस्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला युग्म देखिए आप, पट्टचित्र जो है उड़ीसा से संबंधित है, फर्ड जो है राजस्थान का है और पिछवाई जो है कर्नाटक का है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है पिछवाई, ये यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है क्योंकि पिछवाई जो है राजस्थान का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 3 गलत होता है, देखिए फ्रेंड्स एलिमिनेशन मेथड कैसे याद करते हैं। अगर आपको पता चल गया कि 3rd क्वेश्चन गलत है, दैट मीन्स यहाँ पर आपसे सही पूछ रहा है कि कौन सही है, तो ये तो गलत है। तो अगर तीसरा गलत है तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता और यहाँ पर लास्ट भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन है? बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए युग्म 1 और 2 सही सुमेलित है। फर्ड मुख्यतः पट्टचित्र का एक धार्मिक रूप है जिसका उद्भव राजस्थान में हुआ। इसमें लोक देवता पावजी जो जैसे देवी देवता है जो देवनारायण का चित्रण किया जाता है। 30 या 15 फीट लंबे चित्र कैनवास पर या कपड़े को फड़ कहा जाता है। वानस्पतिक रंग देव और देवताओं के जीवन वीरता कार्य का कथात्मक वर्णन इस चित्रों की विशेषता है। पट्टचित्र शैली का चित्रकला ओडिशा के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूप में से एक है। पट्टचित्र का नाम जो है संस्कृत शब्द पट और चित्र के विकसित रूप से हुआ है। अतः पट्टचित्र कैनवास पर उकेरे गए चित्र हैं जिन्हें समृद्ध रंगयुक्त अनुप्रयोगों एवं रचनात्मक रूपांकनों और डिजाइनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें सरल विषयों का चुनाव किया जाता है जो अधिकांशतः पौराणिक कथाओं का वर्णन करते हैं। वहीं हम बात करें तो ये सुमेलित नहीं है। पिछवाई जो है, अगर आप लोग देखें तो पिछवाई जो है राजस्थान के नाथद्वारा जो टेम्पल है कृष्ण भगवान को समर्पित, वहाँ पर लगी दीवारें हैं वहाँ पर कपड़ों से टंगे हुए चित्र हैं जहाँ पर उनकी कहानियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए गए हैं। तो पहला है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहली बार भू राजस्व के आकलन के लिए भूमि को वैज्ञानिक माप जो है वो प्रारंभ करी इसने। 4 अलग अलग बाजारों की स्थापना की तथा मूल्य नियंत्रण हेतु एक विभाग की स्थापना की और सैनिकों के जो वेतन थे उनको नगद भुगतान देने की यहाँ पर उसने प्रणाली चालू करी। तो देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या हैं? करेक्ट हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मूल्य नियंत्रण, बाजार जो था उसमें मूल्य नियंत्रण पद्धति जो ये लेके आया था। इसकी खास बातों की बात करें तो इसने जो विशाल स्थायी सेना का गठन किया, सबसे बड़ी स्थायी सेना इसने रखी जिसे वेतन का भुगतान नगद किया जाता था। वेतन कैसा दिया जाता? नगद रूप में दिया जाता। उसने दाग मतलब घोड़ों को दागने और हुलिया यानी चेहरा बदलने सैनिकों के वर्णात्मक सूची प्रथा का प्रारंभ किया। उसने 4 अलग अलग बाजारों की स्थापना की, मूल्य जो नियंत्रण है तो एक विभाग की स्थापना की। भू राजस्व के आकलन के लिए भूमि को वैज्ञानिक माप प्रारंभ करने का वह दिल्ली का पहला सुल्तान बना। उसने खराज व्यवस्था को प्रारंभ किया और जिसमें राज्य उपज को 50% देने का आदेश दिया। किसी को भी किसान से प्रत्यक्ष खरीद की अनुमति नहीं थी, केवल व्यापारी ही ऐसा कर सकते थे। दिल्ली के सभी व्यापारियों के लिए स्वयं को पंजीकृत कराना आवश्यक था। उसने चौधरी यानी कि जो परगना के मुखिया हैं, खूत यानी जमींदार और मुकद्दम यानी गांव के मुखिया के विशेष अधिकारों को भी समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि वे बड़े भूस्वामी भी करों से नहीं बच सकते थे, जिन्हें 2 नए कर, घरीगर यानी घरों पर घर अगर बना रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, एवं चरी कर यानी दुधारू पक्षियों पर भी कर लगाया प्रारंभ किए। गैर मुसलमानों पर जजिया कर आरोपित किया। क्वेश्चन है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नियतिवाद इस संप्रदाय का केंद्रीय दर्शन था। आजीवक कठोर तपस्या का अभ्यास करते थे। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में आजीवक संप्रदाय से संबंधित शिलालेख मिले हैं। तो देखिए उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आपसे तीनों कथन के बारे में पूछ रहा है, कौन से करेक्ट हैं? तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समकालिक आजीवक संप्रदाय का भी उदय हुआ। देखिए जैसे बौद्ध धर्म है वैसे जैन धर्म है, वैसे ही आजीवक संप्रदाय भी एक धर्म था जो 14वीं सदी तक निरंतर बना रहा। आजीवक संप्रदाय का केंद्रीय विचार नियति यानी कि भाग्य था तथा यह सिद्धांत अंततः समस्त घटनाओं को निर्धारित और नियंत्रित करता था। इस कठोर नियतांत सिद्धांत में कर्म और पुनर्जन्म अस्तित्व में थे, किंतु इसके अनुसार इसमें मानव प्रयास की कोई भूमिका नहीं निभाता था क्योंकि आत्माओं के लिए पथ 1000 सालों से पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। आजीवक संप्रदाय ने कठोर तपस्या एवं प्रायः अल्प आहार पर बल दिया। संप्रदाय ने जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। उनने साधक और अनुयायी समाज के विभिन्न वर्गों में से थे।
तो बहुत सारे समाज के यहाँ पर लोग थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक और बात याद रखिए आजीवक संप्रदाय के बारे में कि जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं उनमें जो शिलालेख है वो अशोक द्वारा आजीवकों के लिए कुछ गुफाओं में दान का उल्लेख मिलता है। वहीं पास के नागार्जुनी पहाड़ियों के शिलालेखों में जो अशोक है उसके उत्तराधिकारी दशरथ द्वारा आजीवकों को जो है 3 गुफाओं को दान देने का उल्लेख मिलता है। भारत में सूफी परंपरा से संबंधित शब्द खानकाह जो है वो संदर्भित करता है। एक पीर द्वारा प्रदत्त शरीरीय जो शिक्षाएं थी उनको समा बनाने के लिए सूफियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र को, वाद्य यंत्र तो नहीं था, ये तो करेक्ट है जो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। मुख्यतः एक धार्मिक संप्रदाय द्वारा संचालित अस्थायी निवास के लिए प्रयुक्त प्रतिष्ठान, ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि मुख्यतः धार्मिक संप्रदाय द्वारा संचालित ये अस्थायी निवास के लिए प्रयुक्त प्रतिष्ठान था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 11वीं शताब्दी तक सूफी वाद कुरान के अध्ययन और सूफी प्रथाओं से संबंधित साहित्य के साथ एक सुविकसित आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ। संस्थागत रूप से सूफियों ने धर्मशाला या खानकाह यानी फारसी के आसपास समुदाय को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। खानकाह जो है मुख्यतः एक धार्मिक संप्रदाय द्वारा संचालित अस्थायी निवास के लिए प्रयुक्त प्रतिष्ठान था। यह एक उपदेशक द्वारा नियंत्रित होता था जिसे शेख, अरबी में शेख कहा जाता है, पीर या मुशीद जो है उसे फारसी में कहा जाता है, के रूप में जाना जाता था। ये अनुयायियों मुरीदों का नामांकन एवं उत्तराधिकारियों खलीफा की नियुक्ति करते थे। ये आध्यात्मिक आचरण और खानकाह में रहने वाले के साथ साथ जन सामान्य एवं शेख के माध्यम जो है वो परस्पर नियमों का निर्धारण भी करते थे। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सुंगुटवन द्वारा की गई और इसमें अधीन पहली बार मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का विकास हुआ और इन्होंने संस्कृत, जैन और कन्नड़ साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। तो अगर आप देखें तो सुगुटवन द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई है। अगर पहला ऑप्शन गलत है तो आप लोग एलिमिनेशन से इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। अगर तीनों ऑप्शन में ए आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना करी थी, आप लोग याद रखिएगा दंती दुर्ग जो था इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रकूट शासक कन्नड़ मूल के थे, कन्नड़ भाषा उनकी मातृभाषा थी। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। देखिए ये दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उसने गुर्जर शासकों को पराजित कर मालवा पर अधिकार किया। सेंगुटवन संगम काल के चेर साम्राज्य का एक शासक था। कथन 2 भी गलत हैं। जो चालुक्य था उसके कला के महान शासक संरक्षक थे। जो चालुक्य थे वो थे इस कला के जो संरक्षक कहा जाता है। इन्हें संरचनात्मक मंदिर वास्तुकला को वेसर शैली विकसित की। हालांकि वेसर शैली राष्ट्रकूटों और होयसेल वंश की तरह ही अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। राष्ट्रकूटों की कला और वास्तुकला को एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में देखा जा सकता है। एलोरा का सबसे उल्लेखनीय मंदिर कैलाश मंदिर, आप याद रखिएगा। एलोरा में जो है वो सबसे फेमस है कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट ने जो है व्यापक रूप से संस्कृत साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। जैन साहित्य राष्ट्रकूटों के संरक्षण की तरह ही विकसित हुआ। कन्नड़ साहित्य के प्रारंभ को राष्ट्रकूट शासक के दौरान देखा जा सकता है। कन्नड़ भाषा में प्रथम काव्य अमोघ वर्ष द्वारा रचित कविराज मार्ग था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ स्थल दिए हैं और आपको पूछा है कि इनकी संरचना कहाँ से प्राप्त हुई है। पहला है विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से, तो आप लोगों को ये पता है होना ही चाहिए एटलीस्ट कि स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अगर पहला क्वेश्चन सही है तो ए, बी और सी यहाँ करेक्ट होने, बी का ऑप्शन एलिमिनेट आप कर सकते हैं। अन्नगार जो है हड़प्पा से मिला है और गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड जो है वो लोथल से मिला है। तो अगर आपको पता है कि जो लोथल है वहाँ से जो शिपयार्ड जाता है, मतलब यहाँ पर एक बंदरगाह हुआ करता था गुजरात के यहाँ, अगर आप मैप में देखें तो यहाँ पर लोथल जो है वो डॉकयार्ड हुआ करता था। तो अगर आप देखें तो दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो की जो में खोजा गया सर्वाधिक प्रसिद्ध भवन जो है विशाल स्नानागार है। यह 6x12 मीटर की ईंटों द्वारा निर्मित एक उत्कृष्ट संरचना है। इसमें एक हौज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 11.88 इंटू 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर है। इसकी उत्तरी और दक्षिणी सिरों पर सीढ़ियाँ निर्मित है। और हड़प्पा में एक अन्नागार पाया गया है। और तीसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। लोथल के ज्वारी तट में एक वृहद संरचना स्थित है जिसकी समुद्री जहाज़ों के लिए गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड के रूप में पहचाना गया है। इस बात का प्रमुख साक्ष्य है कि सिंधु घाटी के नगर उस दौर की अन्य सभ्यताओं के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य सेना को केवल भूमि अनुदान के रूप में भुगतान किया जाता था। देखिए यहाँ पर शब्द आया है केवल, इस पर फोकस करिएगा
कि जब भी आप लोगों को केवल शब्द दिखे तो दैट मीन्स है कि वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि ज़्यादातर केवल यूज़ जो वर्ड होते हैं वो गलत होते हैं। इसलिए अगर ऑप्शन नंबर ए को आप हटा दें तो आप लोग एलिमिनेशन से इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 1, 2 और 3 है ऑप्शन नंबर, तो आप इसको भी हटा दें तो आप लोग देखोगे कि जो स्टेटमेंट है उसमें केवल और केवल सी ऑप्शन ही ऐसा है जहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। मौर्य साम्राज्य के में एक सुव्यवस्थित गुप्तचर व्यवस्था विद्यमान थी, करेक्ट है ये। साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक प्रांत को राजकुमार के अधीन रखा गया था, ये भी एकदम करेक्ट है। क्योंकि आपको पता हो तो अशोक जो है, अशोक को अवंती का जो है वो राज्यपाल बनाया हुआ था और वो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित था। इसके बाद हम बात करें, देखिए कथन एक सही नहीं है क्योंकि मौर्य सेना जो है वो सुव्यवस्थित थी और सेनापति के नियंत्रण में होती थी। वेतन का भुगतान नगद में किया जाता था। कौटिल्य ने सैन्य अधिकारियों के पदानुक्रम के अनुसार वेतन का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। गुप्तचर सेवा या गुप्तचर व्यवस्था को सेना के बाद मौर्य शासन के मुख्य आधार स्तंभ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सम्राट द्वारा गुप्तचरों के समूह को नियुक्त किया जाता था जो विभिन्न प्रकार के रूप धारण करने में सक्षम थे। उन्हें गुप्तचर विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इस काल में जो सांकेतिक लेखन का उपयोग भी किया गया था और वाहक कबूतरों के रूप में सेवा ली जाती थी। ऑप्शन नंबर 3 भी जो है वो करेक्ट है। साम्राज्य में कई प्रांतों में इसको विभाजित किया हुआ था और प्रत्येक प्रांत को राजकुमारों के अधीन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दिल्ली समझौते, जिसे सामान्यतः गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। देखिए दिल्ली समझौता आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आप लोगों को गांधी इरविन समझौता तो एकदम दिमाग में आ जाएगा लेकिन दिल्ली समझौता एकदम होगा नहीं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो गांधी इरविन समझौता है उसे ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। दिल्ली समझौते के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन हेतु सहमत हो गए थे। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। सरकार ने शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरने के अधिकार को सहमति दे दी थी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में इसका समर्थन किया था, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर राइट होगा क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सरकार की ओर से इस भी निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हुए। देखिए कौन कौन सी शर्तें उन्होंने मानी। हिंसा का दोषी नहीं होने वाले सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहाई दी जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। सभी को यहाँ पर तुरंत रिहाई देने का बात कही गई। अभी तक जमा नहीं किए गए समस्त अर्थदंड माफ, ऐसी समस्त भूमि की वापसी जिसे अभी तक किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेचा गया हो। इस्तीफा देने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार, व्यक्तिगत उपभोग के लिए तटीय मार्गाओं को नमक बनाने का अधिकार दिया गया। शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरनों को, इसलिए देखिए यहाँ पर जो है आप देखें तो भगत सिंह और इनको जो फांसी थी वहाँ पर स्टेटमेंट रखा था कि भगत सिंह को भी आप लोग रिहाई दे दीजिए, लेकिन वो हिंसा के दोषी होने के कारण गांधी जी उनका ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए, दैट्स वाई उनको फिर फांसी दे दी गई। खेड़ा सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में गांधी जी की असहयोग की प्रथम कार्रवाई थी, ये एकदम करेक्ट है। भू राजस्व की दर में अत्यधिक वृद्धि के विरोध में ये हुआ था, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत लग रहा है यहाँ पर। तो अगर आप लोग देखें ऑप्शन नंबर 2 को आप एलिमिनेट करते तो पहला, तीसरा और चौथा तो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला कथन सही है। 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी की असहयोग की प्रथम कार्रवाई थी। 1918 के अकाल के कारण गुजरात के खेड़ा में, देखिए गुजरात के खेड़ा में फसल में नष्ट हो गई और राजस्व संहिता के अनुसार यदि उपज का उत्पादन सामान्य से 1/4 कम हो तो किसानों को छूट का अधिकार होता था, परंतु अधिकारियों ने छूट देने से मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया और उन्हें राजस्व रोक करने के लिए अधिकारियों ने जो किसानों की गाँव वो खुलकर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तो गुप्त निर्देश जारी किए। जो कई भुगतान करने में समर्थ हैं वह भुगतान करे और कई युवा राष्ट्रवादी समर्थकों जैसे सरदार पटेल और इंदुलाल यज्ञनी के गांधी जी को समर्थन दिया। ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर सही नहीं है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को मामले की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त समिति यानी कि चंपारण कृषक समिति में एक सदस्य के रूप में नामित किया गया था। लास्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भेजे गए यंग हस्बैंड मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। तो भारत में डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना, तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आदिवासी विद्रोह को दबाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए भेजा गया था। तिब्बत पर चीन के नाममात्र आधिपत्य के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के धर्मतंत्र का शासन था। तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के ब्रिटिश प्रयासों के पूर्व में कुछ परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे और भारत में लॉर्ड कर्जन के आगमन के समय जब एक गतिरोध बन गया था, तिब्बत पर चीन आधिपत्य प्रभावहीन था और आलसा
पर रूसी प्रभाव बढ़ रहा था तथा तिब्बत में रूसी हथियार और गोला बारूद के पहुंचने की रिपोर्ट आ रही थी। ऐसे में कर्जन की चिंताएं बढ़ गई और उन्होंने तिब्बतियों को एक समझौते के लिए राजी करने के लिए कर्जन यंग हस्बैंड को नेतृत्व में एक छोटी सी गोरखा टुकड़ी की विशेष मिशन पर भेजा था। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।